नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात करेंगे संसद के बजट सत्र की। संसद से सड़क तक कोचिंग व्यवस्था पर चर्चा जारी है। वहीं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है बजट पर, इस पर चर्चा करेंगे। बात होगी यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की भी, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद में भी गूंजा दिल्ली कोचिंग हादसे का मामला। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने घटना पर जताया दुख। कहा अव्यवस्था के केंद्र बने कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर से जुड़े मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद अब जागी एमसीडी। अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे एमसीडी के बुलडोजर। मामले में बेसमेंट के मालिक समेत 5 और लोग गिरफ्तार। दिल्ली सरकार पर हमलावर भाजपा का प्रदर्शन जारी। लोकसभा में भी दिल्ली कोचिंग हादसे पर घिरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा दिल्ली सरकार की लापरवाही ने ली निर्दोष छात्रों की जान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी घटना को लेकर प्रशासनिक लापरवाही पर खड़े किए सवाल। शराब नीति मामले में और बढ़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ दायर की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट। हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई। और आज से उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र। सीएम योगी ने कहा सरकार जनता के सभी मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। सपा की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी। मायावती ने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाए जाने पर सपा के पीडीए पर उठाए सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद से सड़क तक कोचिंग व्यवस्था पर चर्चा जारी है और किस तरह से ये कोचिंग व्यवस्था जो है वो 3 छात्रों की जिंदगी लील गई। इसको लेकर के सब दुखी भी हैं और इस पर चर्चा भी लगातार जारी है, चाहे वो आम लोग हों और चाहे संसद के इस सत्र के दौरान। संसद के मानसून सत्र में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पेश कर रही हैं और बजट चर्चा के बीच सदन में कोचिंग का मुद्दा ही छाया रहा। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस करोल बाग हादसे को दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही बताया। बांसुरी स्वराज ने इसको आपराधिक लापरवाही बताया। कहा 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सत्ता में काबिज है। एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड उनके नियंत्रण में है और उसके बाद अगर वो किसी और पर आरोप लगाते हैं तो यह गलत है। लेकिन नाले का पानी भरने से कोचिंग के 3 छात्रों की जान चली गई। बेसमेंट में पानी घुस गया और 3 छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठे। कोचिंग सेंटर से जुड़े विषय पर राज्यसभा में भी आज चर्चा हो रही है। तो संसद से सड़क तक अगर इस पर चर्चा हो रही है, सभापति ने 3 यूपीएससी छात्रों की मौत पर नाराजगी जताई। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति सभापति, उन्होंने 3 छात्रों की मौत पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोचिंग आजकल कारोबार बन गया है। उन्होंने कहा कि हम अखबार में पहले 2 पन्ने इन्हीं के विज्ञापन पढ़ते हैं सुबह सुबह और ये एक कारोबार का इसने रूप ले लिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने घटना के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा इसके लिए सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा सांसद ने इस पर इसकी मांग की। वहीं कांग्रेस के शशि थरूर ने बिना नियम के कोचिंग चलाने की इजाजत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना कोई नियम कायदा का के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और शशि थरूर ने इसके जांच की मांग की। टीएमसी सांसद सौगत राय ने पूरी शिक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठाया। शिक्षा मंत्री ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सत्य नडेला, सुंदर पिचाई जैसे नाम इसी सिस्टम की देन है, इसलिए पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना
ठीक नहीं है। सांसदों ने करोलबाग कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर चिंता जरूर जताई, लेकिन नेताओं पर जिम्मेदारी तय करने से बचते दिखे। ये भी, इस सियासत को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने चिंता जताई लेकिन नेताओं पर जिम्मेदारी तय करने से बचते दिखे। और बजट में चर्चा पर राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने भी बजट में चर्चा पर हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा के दौरान हंगामा होता रहा। उनके बयानों पर एक के बाद एक सत्ता पक्ष के लोग ऐतराज जताते रहे। उनका कहना था कि नियम विरुद्ध बातें वो कर रहे हैं। चर्चा के दौरान हंगामा होता रहा और उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दे उठाए जिस पर हंगामा बरपा रहा। और लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस घटना को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने घटना की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की। बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र मिश्रा संसद भवन परिसर से और विशाल बरिस्टो इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। किस तरह से आज सभी सांसदों ने, अगर कहा जाए तो लगभग सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के तमाम सांसदों ने इस पर चिंता तो जरूर जताई, लेकिन जिम्मेदारी तय करते हुए नहीं दिखे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने जो संक्षिप्त चर्चा हुई राज्यसभा में, उसके जब आखिरी में जवाब देते हुए ये बात कहा कि कोचिंग संस्थानों को लेकर जो नियम है, जो कानून है, उसका पालन सही तरीके से हो, कड़ाई से हो, ये राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और हमने देखा कि उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जो कुछ एक तरह से कदम उठाए गए हैं उसकी भी चर्चा की। एक जो दिलचस्प बात देखने को मिली लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, आम आदमी पार्टी को अगर छोड़ दे तो सत्ता पक्ष हो या तमाम विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर अन्य दल, वो एक सुर में इस बात को लेकर चिंतित नजर आए कि जो घटना हुई कोचिंग ओल्ड राजेंद्र नगर में, जिसकी वजह से 3 छात्रों को जान गंवानी पड़ी, उस पर बहुत एक तरह से देखे चिंतित नजर आए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। और इसीलिए आज तत्काल चर्चा प्रस्तावित हुई राज्यसभा में और हमने देखा कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में सभी प्रमुख दलों के सदस्यों ने अपनी बात रखी। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज ने इस मुद्दे को लोकसभा में शून्यकाल में उठाया। कांग्रेस से शशि थरूर बोले, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव बोले और चिंता यही थी कि इस तरह की घटना न हो। बांसुरी स्वराज ने तो स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी और जो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार, उसको निशाने पर लिया। चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में उनकी सरकार है, तो चूंकि ये घटना पानी घुस जाने की वजह से हुई, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नालों की सफाई या फिर पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और जो कोचिंग संस्थान चलाने के लिए जो प्रमाण पत्र दिए जाने में नियमों को पालन न करने की बात है, वो भी एक देखें कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान उठी। तो ये हमने देखा कि इस बात को लेकर संसद में आज सदस्यों ने चिंता जाहिर की कि इस तरह की घटनाएं न हो। और कोचिंग के व्यवसायीकरण पर तो खुद राज्यसभा के सभापति ने चिंता जाहिर की कि आप न्यूज़पेपर्स के पहले पन्ने देखें तो कोचिंग संस्थानों के एड से भरे रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य चिंतित नजर आ रहे हैं इस पूरी घटना पर। और बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उनकी आपराधिक लापरवाही है जिसकी वजह से यह घटना हुई। जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ में विशाल बरिस्टो भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विशाल, किस तरह से कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ इस पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या जानकारी देंगे आप हमें?
देखिए निखिल, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि 18 तारीख को राउस इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट ने, किशोर सिंह कुशवाहा ने, एक मेल किया दिल्ली गवर्नमेंट को और उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही है इलीगली बेसमेंट के अंदर और बारिश का मौसम है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हादसा हुआ और आपने देखा किस तरह से 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और कितने ही मौत के मुंह में चले गए थे जिनको बाद में बचाया गया। कुछ देर पहले यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए दिल्ली के और उन्होंने साफ कहा कि देखिए मैं आपको ये अश्योर करने आया हूँ कि सबको न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुबह यहाँ पर 3 बुलडोज़र तैनात कर दिए गए थे और उन्होंने चूँकि बुलडोज़र आए और जो क्लॉग्ड ड्रेन्स हैं, जो कि जाम हुई नालियाँ हैं, उनको खोला गया और उनकी सफाई अब शुरू की जाएगी। लेकिन छात्र जो हैं वो इस बात से नाराज़ हैं कि अब तक जो हम शोर मचा रहे थे कि इस तरह की परेशानी यहाँ पर हो रही हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मैं जिस जगह आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ठीक पीछे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके नीचे एक बड़ा नाला है जो इसके नीचे बह रहा है और ये एक बड़े हादसे को इनवाइट कर रहा था। थोड़ी सी देर बारिश हुई, आधे घंटे की बारिश में इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन जो छात्र हैं उनकी जो व्यथा है वो सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन फीसेस भी बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद बेसमेंट में चलने वाली लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया। तो जैसे ही आया कि भाई बेसमेंट के चलने वाली लाइब्रेरीज बंद की जाएंगी, फर्स्ट फ्लोर पे जो लाइब्रेरी चल रही है उन्होंने अपना फीस बढ़ा के 5-5.5 हज़ार कर दी। देखिए किस तरह से मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। 2 लाख रुपए राउस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट देता है, उसके अलावा 1 लाख रुपए वो खर्च करता है, दलाल को देता है घर ढूंढने के लिए, उसके अलावा 2 महीने के सिक्योरिटी, 2 महीने का एडवांस और उसके अलावा जो मिडिल मैन है वो अलग लेता है। इन तमाम परेशानियों से जूझते हुए देश भर के स्टूडेंट्स इसी उम्मीद में यहाँ पर आते हैं कि एक दिन वो सिविल सर्विस को क्वालिफाई करेंगे और ऐसे इस सपने को पूरा करने के लिए जब वो यहाँ पर आते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आते हैं, तो यहाँ पर जब इलीगल चीज़ें होती हैं और सरकार उस पर आंख मूंद लेती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जी, निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा होता है। ये दुख का भी विषय है। ये जो छात्र एजिटेटेड है, निश्चित तौर पर ये उनका जो हक है और जो सवाल है वो सही सवाल उठा रहे हैं। और आपने जिस तरह से बताया कि सिस्टम को धता बताकर किस तरह से उसकी जो बारीकियां हैं उससे जो ये फ़ायदा उठाया जा रहा है और जो मौके पर जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जैसे बेसमेंट को बंद करने की तैयारी हुई तो दूसरे लोगों ने अपने अपने यहाँ की कीमतें बढ़ाई हैं। ये सब भी जानने समझने की ज़रूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका और शैलेंद्र आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। दिल्ली हादसे पर संसद से सड़क तक चर्चा जारी है, उस पर संग्राम क्यों है बरपा, इस पर हमारी भी विशेष बातचीत जारी रहेगी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे दिल्ली हादसे पर संसद में चर्चा, सड़क पर संग्राम, किस तरह से ये पूरा मामला छाया हुआ है और इस पर सभी लोग न सिर्फ चिंता व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि तमाम सारे लोग एजिटेटेड भी हैं, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये 3 छात्रों की मौत नहीं है, बल्कि जो खराब सिस्टम है और जो लापरवाही है उसने 3 छात्रों की हत्या कर दी है। दरअसल संसद से सड़क तक दिल्ली की कोचिंग में 3 IAS अभ्यर्थियों की मौत पर बहस और आक्रोश जारी है। संसद से सड़क तक दिल्ली कोचिंग हादसा मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर आक्रोश और बहस जारी है। MCD और दिल्ली सरकार की व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है और बीजेपी इस पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेता सीवर की सफाई और विज्ञापन पर हुए खर्चे को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका जो खर्चा है वो सार्वजनिक किया जाए। 10 मिनट की बारिश में MCD के नाले बेकाबू हो जाते हैं और बेकाबू होकर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाता है, जिससे 3 छात्रों का जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये समझा जा सकता है ये आपदा है या हत्या है। क्या ये सिस्टम और लापरवाही की वजह से छात्रों की हत्या है? लापरवाही के घिनौने कृत्य ने दिल्ली में कई परिवारों के सपने को रौंद दिया है।
अंबेडकर नगर की श्रेया यादव आईएएस बनने के सपने के साथ दिल्ली आई थी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी और आईएएस बनने का सपना आंखों में सजाकर दिल्ली पहुंची थी। तेलंगाना की तान्या की भी कुछ ऐसी ही जिद थी कि वो आईएएस बनेंगी, लेकिन इनके सपने को सिस्टम ने, लापरवाही ने कुचल दिया। उनको इसके बदले मौत मिली, लेकिन उनके परिवार को भी उनकी डेड बॉडी मिली है। केरल के नेविन डॉल्विन भी जेएनयू से एमफिल करने के बाद आईएएस करने की जिद कर बैठे थे। उनकी जिद थी कि वो आईएएस बनेंगे, लेकिन मौत उनके हाथ आई, उनके हिस्से मौत आई, जो कि आम जो अधिकारी हैं या जो सिस्टम है उसकी लापरवाही है। कौन है वे लोग जो इनके सपने को रौंदने के लिए जिम्मेदार हैं? एमसीडी की व्यवस्था में कितने परिवारों के सपने टूट गए? लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है कि जिम्मेदारी तय करने की बात जब आती है तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, बल्कि एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने का खेल हो रहा है। आप नेताओं का दावा है कि अफसर काम नहीं करने देते, काम करने में उनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जब श्रेय लेना होता है किसी भी चीज का तो उन्हें कोई नहीं रोकता। अभी वो कहते हैं कि अफसर उनको रोकते हैं, काम नहीं करने देते, लेकिन काम का श्रेय लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बिजली में बारिश में बिजली का तार गलती से छू जाने से नीलेश राय की करंट लगने से मौत हो गई है। 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। बारिश में सीवर लाइन जाम होने का खामियाजा होनहार छात्र को उठाना पड़ा और इलेक्ट्रिकेट हो गया। वो किस तरह से उसको बिजली के करंट से उसकी मौत हो गई, लेकिन जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। वो कह रही है कि अफसर काम नहीं करने देते। इस बीच राहुल गांधी ने बजट चर्चा में हिस्सा लेकर सरकार से कई मांगे रखी हैं, लेकिन उनके चक्रव्यूह का एक्सप्लेनेशन हंगामे का कारण भी बना और सत्ता पक्ष इस बीच हंगामा करता रहा कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सदन की गरिमा गिरा रहे हैं। राहुल गांधी एमएसपी पर गारंटी की मांग करते हैं, ये बात समझने की है, लेकिन तेलंगाना में 1200 किसानों की मौत किस चक्रव्यूह में हुई, इस पर वो चर्चा नहीं करते, इससे कतराते हैं, इस पर खामोश हो जाते हैं। तो किसानों की मौत पर जो तेलंगाना में होती है उस पर मौन हो जाते हैं राहुल गांधी। पेपर लीक की बात उठाते हैं, लेकिन राजस्थान में उनकी सरकार लगातार पेपर लीक के कारण चली गई, इस पर भी वो खामोशी छाई रही राहुल गांधी की तरफ से। तो सदन से सड़क तक क्या सिर्फ नैरेटिव के सहारे सियासत चलेगी? नैरेटिव खड़ा करो, लोगों को भरमाओ और उस पर वोट लो, या फिर जिम्मेदारी भी तय होगी? क्योंकि बार बार यह बात कही जा रही है कि जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। सिर्फ नैरेटिव की सियासत, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना और यह कहना कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी गलती नहीं है, यह ठीक नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। मैक्सिमम कॉम्पनसेशन की बात कर रहा हूँ। जो बच्चों जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं, उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दिल्ली के एलजी कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, जो टेम्परेरी सोल्यूशन से उससे काम नहीं चलेगा। वही जैसा कि हमने आपको बताया कि संसद में राहुल गांधी ने भी बजट चर्चा में हिस्सा लिया। हलवा सेरेमनी होती है बजट से ठीक पहले, उसके बारे में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और रोड वो कम्प्लीटली कवर्ड थी और ये समस्या एक्चुअली दिल्ली में कई जगह है कि लोग ड्रेन्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन को कवर कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट कर लेते हैं और वो बड़ा भारी एक मुश्किल पैदा करता है। सर, इसमें एक और बात है कि इससे पहले मुखर्जी नगर इलाके में आपको याद हो आग लगी थी जिसमें छात्र कूद कर अपनी जान बचा रहे थे। इसके बाद राजेंद्र नगर का मामला आया। ये 2 बड़े हब हैं कोचिंग सेंटर्स के। तो बहुत सारे इनलीगल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो इसमें एमसीडी की परमिशन उनके पास नहीं है, फायर की एनओसी तक उनके पास नहीं है, कोई बेसमेंट में स्टोरेज का बनाता है जैसे ये एग्जाम्पल, और लाइब्रेरी या क्लासेस वगैरह चल रही है। तो उसके लिए क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स को इसमें नहीं, एक तो इन्फोर्समेंट का इशू है जो कि कार्रवाई चल रही है, और कुछ कार्रवाई जैसे आपने बताया जब मुखर्जी नगर में ये हुआ था हादसा, तब हुई थी और उसको अब हम स्टेप अप करेंगे।
एक चीज़ ये भी हमें दर्शाता है, ये कोचिंग का रिक्वायरमेंट एक्चुअली दिल्ली में विली निली है जी। मतलब लोग दूसरे क्षेत्रों से आकर के यहाँ के पढ़ते हैं बच्चे, और मतलब कई जगह है, मुखर्जी नगर है, यहाँ है, IIT दिल्ली के पास है, दूसरी जगह भी हो सकता है। हाँ। तो एक शायद ये भी करने की ज़रूरत है, कहीं कुछ स्पेस ऐसा हो जहाँ पे कोचिंग सेंटर लोग खोल सकें फॉर्मली, लीगली, और जहाँ पे सभी सुविधाएं हों, वो भी एक ज़रूरी है। वो भी एक मतलब सिटी का रिक्वायरमेंट है, ताकि इलीगलिटी जो हो रही है उसकी बजाय लोग लीगल काम करें और ठीक तरीके से। सर एक और बात, क्या कुछ ऐसा अभियान वगैरह भी चलाया जाएगा जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, बड़े या छोटे या बड़ी संख्या में, छोटी संख्या में, वहाँ का उनकी एक बारी दोबारा से जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम जो चीजों को वेरिफिकेशन करेंगे, जहाँ जहाँ बेसमेंट इलीगल हैं, हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तो ये दिल्ली के MCD कमिश्नर दरअसल अश्विनी कुमार अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे और उस पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे थे, ये एक लाइव बाइट आई थी, ये इसलिए हमने आपको सुनाया। फिलहाल हम आपको बताएं कि जिस तरह से बजट पर राहुल गांधी ने चर्चा की, वो हंगामे का सबब बनी। और क्यों बनी हंगामे का सबब, इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जो हलवा सेरेमनी होती है उसके बारे में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो पहले आइए आपको सुनाते हैं। जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक OBC, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने जो हलवा सेरेमनी है उसमें कहा कि OBC और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो उस सेरेमनी में शामिल नहीं हुए थे, उस पर सवाल उठाए उन्होंने। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राधिका खेड़ा जो कि BJP की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई। राधिका जी बहुत स्वागत है आपका। दीपक झा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, दीपक जी स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे साथ हम जुड़े हुए हैं, कंसल्टिंग एडिटर है हमारे। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ अगर शुरुआत करें, और देखा आपने कि जो हमारी खबर है उसमें कई सारे इश्यूज हैं। दरअसल एक तो जो जिस तरह से बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत हुई है कोचिंग संस्थानों में, उस पर भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और इसके साथ ही साथ अभी आपने सुना कि किस तरह से हलवा सेरेमनी पर भी अब सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने। किस तरह से देखते हैं इस पूरी जो एक जिसको कहा जाए कि नैरेटिव गढ़ने की जो प्रक्रिया है इस सियासत में आजकल की, कैसे देखते हैं इसको? निखिल, मैं अगर आपकी रिपोर्ट से आऊँ तो इस देश में जो एक अभी जो ट्रेंड बना है वो सिर्फ ये नैरेटिव्स का है, कि उनको लग रहा है कि इस देश में आप काम कुछ भी करो ना करो, अगर नैरेटिव्स आपका पक्का है और नैरेटिव्स आपका चल गया है तो आपका इसका फायदा होगा और ये आपका इसका बोनस भी मिलेगा। तो आपने जब देखा कि आज अगर सदन में, पूरे दोनों सदनों में आपने देखा, लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह की चर्चा हुई और दिल्ली के इन छात्रों, दिल्ली के कोचिंग में जो छात्रों के 3 मासूम छात्रों की जो मौत हुई है उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई, तो आम आदमी पार्टी के सांसद और दिल्ली सरकार के मंत्री का सीधा जवाब था कि हमें कुछ करने ही नहीं दिया जाता है, हमारे हाथ बंधे हैं, और वो अपना इन सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। जी, रही बात कि अब आप देखिए कि राहुल गांधी का आज एक महत्वपूर्ण बजट चर्चा में उनको शामिल होना था। प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, एक जिम्मेदारी के साथ में वो एक संवैधानिक पद पे हैं, और उस चर्चा में जो इस चक्रव्यूह की बात करते हैं, कम से कम राहुल गांधी ने 31 बार चक्रव्यूह की बात की है अपने 10-15 मिनट के भाषण में।
और उस चक्रव्यूह के साथ साथ वो तमाम हिंदू मैथोलॉजी जो है उसको टारगेट करते हुए देखते हैं और वो चक्रव्यूह में कमल को ले आते हैं। राहुल गांधी को शायद पता हो या ना हो कि राहुल गांधी को इस बात की चर्चा कि कमल का मतलब क्या होता है, तो वो शायद वो इंदिरा जी से बेहतर पूछ सकते हैं कि राजीव गांधी का नाम भी कमल था जो राजीव रखा गया था जी। और इसको इतने ओछे दर्जे से वो इस सिंबॉलिक में लाते हैं, शायद वो एक तरह से टारगेट कर रहे हों, उनका जो भी मकसद रहा हो। लेकिन वो अगर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं हिंदुत्व को लेके, तो शायद कम से कम उनको ये हिंदुत्व को के साथ साथ उनके हिंदू के मानस जो चिंतन है अपनी धार्मिक आस्थाओं से, क्योंकि कमल पे लक्ष्मी उसके विराजमान होती है और उस कमल को चक्रव्यूह के सिंबॉलिक बताते हुए जब वो अपनी बात रखते हैं, तो शायद इस देश को पच नहीं सकता है कि हलवा का बांटने का जो एक रिवाज है, क्या वो राहुल गांधी के जो कांग्रेस की सरकारें थी उस समय में नहीं थी? ये क्या ये दौर सिर्फ ये 10 साल में शुरू हुआ है? क्या उस दौर में ये अफसर कौन कौन होंगे, किस जाति के होंगे, ये 70-75 साल से इस देश ने कभी देखा है? और हलवा जो बांटा जाता है वो हलवा ये सारे वही लोग नहीं खाते हैं। हलवा पूरे विभाग के लोग खाते हैं। हलवा के समारोह में उस समय में जो पत्रकार होते हैं उनको भी दिया जाता है। ये कौन सा नैरेटिव चला रहे हैं? ये नैरेटिव राहुल गांधी का वो इलेक्शन है कि जिस इलेक्शन मोड से वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से यूपी में कुछ सीटें उनकी आई है, सपा की जीत हुई है, तो शायद उनको लगता है कि हिंदुत्व को तोड़ने के लिए जाति पे चोट करना जरूरी है। तो इस चक्रव्यूह में वो पूरे देश के जनता को, इस चक्रव्यूह में पूरे में आप हिंदुत्व को तो आप छोड़ दीजिए, पूरे देश को फंसाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी कांग्रेस की बात ना करके सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। तो सबसे क्राइसिस में आज इंडिया गठबंधन है और उसमें राहुल गांधी ये सबसे आगे बढ़ के ये लीडरशिप लेने की जो उनकी एक तमन्ना है कि इंडिया गठबंधन का लीडरशिप हम करते हुए सदन में देखें, शायद उसका भी एक भरास आज इस पूरे बजट चर्चा में देखा। जबकि सब हर बात पे वो इंडिया गठबंधन को क्रेडिट देते हैं और वो कहते हैं कि जाति गणना हम इंडिया गठबंधन लागू करके रहेगा, ये एमएसपी पे लीगल गारंटी इंडिया गठबंधन लागू करके रहेगा। इंडिया गठबंधन की अभी 10 से 11 स्टेट में अपोजिशन में है। अगर वो एमएसपी पे लीगल गारंटी वहां दे के आ जाते हैं तो शायद इंडिया गठबंधन की एक बड़ी कामयाबी होगी। सिर्फ अगर ये पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं तो भ्रम के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये सवाल पूछ लेते हैं दीपक झा जी से। दीपक झा जी, जहां पे आपकी सरकारें हैं कांग्रेस की, वहां पर एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं लागू करते? वहां किसानों की बात क्यों नहीं करते? तेलंगाना में जब 1200 किसानों की मौत हो जाती है उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? हलवा सेरेमनी आज से तो हो नहीं रही है और अधिकारियों की जाति इसके पहले नहीं पूछी जा रही थी। ये नैरेटिव नहीं तो क्या है? देखिए निखिल जी, सबसे बड़ी बात है कि बात सिर्फ कुछ राज्यों में बांट के आप हिंदुस्तान को बांट नहीं सकते हैं, ना विनोद मिश्रा जी राज्यों में बांट के देश को बांट सकते हैं। बात यह रहेगी पूरे देश के, भारतवर्ष के किसानों की, जो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके अंतर्गत आप तेलंगाना को दे देंगे, राजस्थान को दे देंगे, एक और अलग स्टेट को, बात उससे किसानों की साबित नहीं हो जाएगी। बात यह है कि आज इस देश की सरकार जो किसानों के हितैषी बन रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो किसानों की बात करती है, वो डीएपी महंगा कर देती, यूरिया महंगा कर देती पूरे देश में, तो आप उस पर सवाल नहीं करते कि नरेंद्र मोदी ने क्या नैरेटिव सेट किया है। लेकिन आप लोगों की जब मानसिकता आती है कि राहुल गांधी जी सवाल करते हैं, राहुल गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ सरकार से सवाल किया है। संसद भवन में नहीं बोलेंगे तो आप बोलते हैं सड़क पे बोलते हैं, सड़क पे बोलेंगे तो आप बोलेंगे संसद भवन में क्यों नहीं सवाल उठाते। तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि राहुल गांधी नहीं, उनके बोलने पर सवाल नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो चीज वो कह रहे हैं केंद्र सरकार को करने के लिए देता है और देश की जनता ने उनको चुना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में ठीक है दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ और सवाल कर रहे हैं तो एक बिल्कुल बेबुनियाद, तर्कहीन, तथ्यहीन भाषा है और इसका मैं विरोध करता हूँ। इस तरह के संपादक और इस तरह के जो सलाहकार यहाँ पे बैठे हैं, ये घोर निंदनीय अपराध कर रहे हैं। इनको तटस्थ होकर भाजपा और कांग्रेस ना देख के देश की बात करें तो बेहतर होगा। अगर राहुल गांधी जी ने कहा कि बजट का हलवा बना दिया तो क्या गलत कहा? अच्छा, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ दीपक जी। दीपक जी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपकी बात सही, आपको बैसाखी खरीद लिया, एक बिहार को खरीदा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दीपक जी दो बातें। एक तो अगर जैसे ये पूरी एक चर्चा हो रही है, इसमें कोई किसी के पक्ष में किसी बात पे सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, उसका अपना विचार हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो आपके साथ नहीं है
तो फिर आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप असहमत होते हुए भी उसके साथ सहमत होइए कि वो हमारे साथ असहमत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, प्रश्न का जवाब तो ये था, शुरुआत ये हुई थी कि वो जिस बात को पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो क्यों नहीं जहां वो जिन स्टेट्स में उनकी सरकारें वहां लागू कर देते हैं, उसमें तो क्या दिक्कत है? उनको ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, एग्जाम्पल दिखाएं कि देखिए यहां हमने लागू कर दिया, आप देश भर में लागू कर दीजिए। देखिए निखिल जी, हम ओल्ड पेंशन अपने लागू कर रहे हैं, किसानों की ऋण माफी की योजना लागू कर रहे हैं, बिजली पे लागू कर रहे हैं, और इंश्योरेंस की बात है जो भामाशाह योजना हमने महाराष्ट्र में लागू किया। तो हम जो हमसे बन सकता है, जो हमारे दायरे में हम हमारी सरकारें कर रही हैं, लेकिन जो भारत सरकार की बात होती है उसको आप राज्यों में नहीं बांट सकते। बिल्कुल स्पष्ट बात है, लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर देश की बात होगी, राज्यों में बांटने वाली बातें नहीं की जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी का काम है, नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे, देश का कृषि मंत्री नहीं करेंगे, तो उस पर सवाल उठाया जाएगा। और इसीलिए आज राहुल गांधी जी ने संसद भवन के अंदर सवाल उठाया है। इसलिए आप इसको तेलंगाना और अन्य राज्यों से तुलना करके कृपया नाइंसाफी देश की जनता के साथ मत करिए। ठीक है, राधिका जी से इसका जवाब लेंगे। ठीक है, राधिका जी से इसका जवाब लेंगे, बचाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, राधिका जी से इसका जवाब लेंगे। उससे पहले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर के क्या कुछ कहा है, एक बाइट है, वो अपने दर्शकों को सुनवा दें, उसके बाद राधिका जी के पास आते हैं जवाब के लिए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं। राधिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं क्या? जी, फिलहाल राधिका जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। विनोद मिश्रा आपके साथ राधिका जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। विनोद मिश्रा, आपको ये लगता है कि ये जो पूरा विमर्श है वो कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो चीज़ नहीं भी है उसको भी सच साबित करने की कोशिश की जा रही है? दीपक झा जिस तरह से कह रहे हैं कि जी राज्यों में हम लागू करेंगे, लेकिन ये पूरे देश की बात है। देखिए, मैं निखिल, हमें जवाब देना नहीं चाहिए, राधिका जी उनके लिए कॉम्पिटेंट हैं, वो जवाब देंगे दीपक झा का जवाब का, उनका सवाल का। लेकिन सवाल ये है कि दीपक झा ने मुझे पे भी टारगेट किया है, सिर्फ इसलिए कि हम राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी सारे हिंदू मानकों को लेके और सारे हिंदू चिन्हों को लेके यहाँ संसद में वो बात करते रहे और पूरा देश जो है उनके लिए ताली बजाता रहे। ये कौन होते हैं वो? अगर संसद में अगर क्या उनको ये इजाजत है कि दूसरे धर्म के बारे में इस तरह का एक्सप्लेनेशन करके दिखाएं? दीपक झा, सिर्फ हिंदू ही उनको ये दिखता है कि सारे चीजों के सारे सिंबॉलिक सारी शक्तियां सबको लेके आप सिर्फ यही सवाल पूछेंगे कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू के बारे में कितना जानते हैं? आज भी वो पूछ रहे थे, वो कितना हिंदू को जानते हैं? क्या बात करते हैं आप? उनके अनाप शनाप बयान को लेके आप लोग इसको पीटते रहिए। सवाल इस चीज का है, इंपॉर्टेंट इस चीज का है कि आप आज एक संवैधानिक पद एलओपी पे हैं, देश बड़े आपके बात को बड़े जिम्मेदारी के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ आपकी बात सुन रहा है, आप उसको देख क्या रहे हैं? आप देश को कह रहे हैं कि ये चक्रव्यूह 6 लोगों का है, 6 आदमी इस चक्रव्यूह में एक मार रहा है किसी को, उसमें ये बंदा है, उसमें ये है। क्या आप देश को समझा रहे हैं? बजट पे आपको एक तर्क के साथ आना चाहिए था, जो तर्क हो सकता है और डेफिनेटली हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट का ये बजट जो है जिसकी आलोचना नहीं हो सकती है। एलओपी खूब आलोचना कर सकते हैं, इसमें हिंदू कहां से आ गया, इसमें लोटस कहां से आ गया। सवाल उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन इस देश में हो चुका है, इलेक्शन हुए 2 महीने हो गए हैं। क्या ये इलेक्शन के मोड से यहां नेता बाहर निकलेंगे नहीं? या फिर आप चाहते हैं कि इस देश में विकास के मॉडल पे, विकास के चीजों पे कोई चर्चा नहीं हो, हर कोई इलेक्शन में जाएगा, जात जात करेगा, इलेक्शन जीत लेगा? तो इस देश में काम कौन करेगा? इस देश में विकास की चर्चा और विकास की चिंता कौन करेगा? जब विकास के बदले में आप ये नैरेटिव जात का दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास में विकास का कोई मॉडल नहीं है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को अगर आप विकास के मुद्दे पे हरा सकते हैं, विकास के मुद्दे पे उनकी बातों को, उनके पॉलिसी को आप एक धता बता सकते हैं, तो ये बात लोगों को समझ में आएगी। लेकिन इस पॉलिसी के बदले में कभी आप जात लाते हैं, कभी आप अग्निवीर की बात लेके आते हैं, कभी आप एमएसपी पे लीगल गारंटी लेके आते हैं।
क्या क्या उदाहरण लेके आते हैं, उन सब चीजों का तर्क का सारा जवाब आपको मिला है। लेकिन ये सारी चीजें बजाने के बजाय अगर आप देश को कुछ नहीं दिया है इस बजट की चर्चा में, तो ये मैं कहूंगा कि ये कम से कम आप इलेक्शन के मूड से बाहर आप लोग नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी आप इलेक्शन में हैं। ठीक है विनोद जी, शहजाद पूनावाला की एक बाइट है। मैं राधिका खेड़ा जी आपके पास पिछली बार भी नहीं आ पाया था, शहजाद पूनावाला को सुन लेते हैं, उसके बाद राधिका खेड़ा के पास आएंगे। राजेंद्र नगर में जो मैन मेड डिजास्टर हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी की आपराधिक लापरवाही नहीं, उनका भ्रष्टाचार भी सामने निकल कर आ रहा है। वहां के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहां के एमसीडी के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए पर इनके ऊपर स्क्रूटनी और इनके ऊपर इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जरूर पैसा नीचे से ऊपर तक गया है, इसीलिए ये गोरख धंधा चलता रहा। चलिए राधिका खेड़ा के पास आते हैं, एक बार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राधिका खेड़ा, दीपक झा और विनोद मिश्रा, तीन हमारे खास मेहमान जुड़े हुए इस चर्चा में। राधिका खेड़ा, आपने सुना किस तरह से दीपक झा ने ये कहा है कि ये चूंकि पूरे देश का मामला है, इसलिए चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इसको राहुल गांधी सदन में उठा रहे हैं तो इस पर पीड़ा नहीं होनी चाहिए बल्कि इसको सुनना चाहिए। पहले तो धन्यवाद निखिल जी, इतने समय बाद आपने मुझे बोलने का समय दिया। खैर देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार देश को भटकाने की और एक काल्पनिक भय फैलाने की कोशिश करते हैं, वो हमने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया था जब उन्होंने गलत गलत बातें फैलाने की कोशिश करी थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन जो इनकी चालबाजियां हैं उनका जब लगातार 10 साल से जनता जवाब दे रही है। अब देखिए ना, ये ना समझी कहूं क्या कहूं मैं इनकी बातों को, जिस तरीके से अब बजट से शुरुआत करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बजट में जो 20 लोग फोटो में दिख रहे हैं उसमें ना ओबीसी है, ना उसमें माइनॉरिटी का कोई है, ना दलित है, ना आदिवासी है। राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं है, मतलब कोई उनको कोई कागज लिख के देता है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना उसके ऊपर थोड़ी सी भी खुद की रिसर्च करे। इसीलिए तो उनको बालक बुद्धि कहा जाता है। पर मैं मानती हूँ बालक बुद्धि भी एक बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि बालक भी जो होते हैं वो रिसर्च करते, पढ़ लेते और पूछ लेते हैं। उनको यही नहीं पता कि एक बजट सिर्फ वो जो 20 जने फोटो में दिख रहे हैं वो नहीं बनाते हैं। एक बजट बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं और बहुत सारा समय लगता है, जिसपे हर समुदाय, हर जाति के अलग अलग अधिकारी होते हैं। तो ये सिर्फ जो फोटो में दिख रहे हैं वो नहीं है जिन्होंने बजट बनाया है। बजट बनाना एक बहुत ही एक इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस होती है, जटिल प्रोसेस होती है। लेकिन इन लोगों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए बजट बनाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की जेब भरने तक था। जिस तरीके से बजट पे भी इनकी टिप्पणियां आई, अब देखिए ये लोग आपस में ही तय नहीं कर पाते। राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, इसलिए अपने लोगों को कह के वहां पे प्रोटेस्ट कराते हैं और कहते हैं बिहार में कुछ नहीं मिला। वहीं उनके साथी अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि सब कुछ ही बिहार को दे दिया, उत्तर प्रदेश को नहीं दिया। ये लोग आपस में पहले ये बैठ कर नहीं तय कर पाते हैं कि मिला है, नहीं मिला है, क्या करा गया, क्या नहीं। तो इनकी नासमझी और बचकाना हरकतों से देश लगातार नुकसान खा रहा है। आपको एक मौका मिला है विपक्ष में बैठकर एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष नेता बनने का। दूसरा बयान आप देखिए, ये कह रहे चक्रव्यूह की बात। अब चक्रव्यूह किस चीज के लिए रचा गया था, महाभारत में क्या हुआ था, आप उन लोगों से क्या उम्मीद करते हैं जो राम जी का अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि रामायण हुई नहीं थी। इन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में जाके ये कहा, हर चीज के ऊपर इन्होंने सवाल उठाए। इनके हिसाब से तो रामायण कभी हुई नहीं थी, राम जी थे नहीं, राम जी काल्पनिक पात्र थे। तो आज ये महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सब कुछ काल्पनिक है तो काल्पनिक चीजों पर चर्चा क्यों करते हैं? फिर इनको ये कौन समझाए? देखिए यही होता है ना समझ और परिपक्वता जो होती है ना, जो इनके अंदर बिल्कुल है नहीं। इनको यही नहीं पता कि चक्रव्यूह क्या था, कैसे रचा गया था, किस चीज के लिए था। अब ये वहां पे नाम ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का। अरे राहुल जी, आप तो अपना खुद की अमेठी, वो सीट जो आपके खानदानी पुश्तैनी सीट है, वो हार गए थे। आप उन लोगों से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं जो अभी तक चुनाव नहीं हारे। मोहन भागवत जी को लेकर आ रहे हैं जो देश के लिए, समाज सेवा के लिए इतना काम कर रहे हैं। फिर इसमें लेकर आते हैं अंबानी साहब और अडानी जी को। अरे जो लोग देश की इकोनॉमी के लिए, हर चीज के लिए काम कर रहे हैं, और आपको इतनी तकलीफ थी तो अपने नेताओं को क्यों नहीं रोका उनके बेटे की शादी में जाने के लिए? कहां थे राहुल गांधी? सब एक एक लीडर, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कांग्रेस पार्टी का वहां पहुंच रहा था, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे इनके और बड़े बड़े नेता हो।
सबके सब सचिन पायलट हो जो खास दोस्त थे राहुल जी के, सबके सब लाइन से वहां गए हुए थे। तब चला यहाँ पे आके बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं जनता को, पर देश की जनता लगातार इस चीज को देख रही है। और एक बहुत बर्निंग इशू देखिए, अभी आप बार बार लगातार बाइट्स दिखा रहे हैं जो बच्चों की 3 बच्चों की मौत हुई है। हमने ये भी देखा किस तरीके से चाहे राहुल गांधी हो या उनकी बहन हो प्रियंका वाड्रा, एक ने भी एक ट्वीट में भी उन्होंने एक बार भी आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया इस बात का। एक बार भी अपने साथी केजरीवाल से नहीं पूछा जिसको वो वोट देके आए थे लोकसभा में कि आप लोग क्या कर रहे थे। लेकिन उनको बचाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपने षड्यंत्रकारी ट्वीट लिखे, उसका जवाब वहां पे बच्चों ने दे दिया। जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव वहां पे ड्रामा करने पहुंचे, राजनीतिक ड्रामा करने पहुंचे, तो वहां पे गो बैक के नारे लगे। तो ये षड्यंत्र जो है लगातार देश उसका जवाब दे रहा है, चाहे अपने ठीक है। जो आपका सेकंड पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि उस पर 30 सेकंड में ले ले। समय हमारे पास समाप्त हो गया है। दीपक झा, आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने में क्या दिक्कत थी? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बहुत संक्षेप में, समय समाप्त हो गया। बात 30 सेकंड की नहीं है। यहाँ पे मिश्रा जी ने भी बोला और राधिका जी ने भी बात बोली है कांग्रेस के खिलाफ। ये बात है परिवारवाद की बात करते हैं तो ये अंबानी की शादी में तो मोदी जी गए थे, मोदी जी आशीर्वाद देख रहे थे, पूरे देश ने देखा मोदी जी सिर्फ अडानी और अंबानी को सवाल तो आप लोग उठा रहे हैं ना, सवाल वो कहाँ उठा रहे हैं? तो वो तो गए ही थे, वो सवाल कहाँ उठा रहे हैं? खून पीने का काम कर रही है भारत सरकार, उसके खिलाफ लड़ाई है राहुल गांधी जी की, इसलिए ये लोग भाजपा के लोग डर रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं विनोद मिश्रा जी, हिंदुत्व भाजपा की या विनोद मिश्रा जी की बपौती नहीं है, हिंदुत्व पे पूरे देश का उतना ही अधिकार है, हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है। ये लोग ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें, कोई सिंबॉलिक जो है, कोई सिंबल जो है वो सबके लिए उतना ही बराबर है, उतना ही मायने रखता है। और बिल्कुल सही कह राहुल गांधी जी, जो चक्रव्यूह की बात है, तो भाजपा ने किस तरीके से आज एक चक्रव्यूह रखा है देश में महंगाई बढ़ाने के लिए। आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा राधिका खेड़ा इस पर जवाब दे। ठीक है, ठीक है, समय नहीं है, समय नहीं। दीपक झा जी, दीपक झा जी, समय नहीं है, तोड़ने का काम करना है। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राधिका। निखिल जी, इनकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। हाँ, लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुत्व पर सिर्फ किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, और इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो पूरा मुद्दा है, हालांकि जो आम आदमी पार्टी है उस पर तो उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह उठाए नहीं। देखिए, मैं कह रही हूँ ना, देखिए हिंदुओं पे किसी का भी स्टैम्प नहीं है, कौन है हम तो कहते ही नहीं है। यही लोग बार बार कहते हैं कि हिंदू सिर्फ भाजपा है, भाजपा सिर्फ हिंदू है। ये खुद कहते हैं हमें सिर्फ माइनॉरिटी वोट की जरूरत है। मनमोहन सिंह जी खुद कहते हैं कि इस देश में पहला हक किसका है, मुसलमानों का है। हम तो कहते नहीं कि कौन कौन सी धर्म का है, कौन कौन सी पार्टी का नहीं है। एक प्रधानमंत्री होते हुए जब ये कह रहे हैं कि देश की सुविधाओं में, देश की हर चीज के ऊपर पहला हक एक पर्टिकुलर धर्म का है, तो वो बताता है कि इनकी क्या फ्रस्ट्रेशन है। और मैं फिर बोलूंगी, जिनको यही नहीं पता राम जी कौन है, रामायण कब रची, राम जी का अस्तित्व है कि नहीं, वो हिंदू धर्म के बारे में ना बोले, और इसी से अपनी बालक बुद्धि का एक नमूना उन्होंने फिर पार्लियामेंट में। आप तीनों लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, आप तीनों लोगों का। नहीं, बस चर्चा हमारी यहीं तक है, हमारे पास इससे ज्यादा और समय नहीं है। मैं तीनों लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, राधिका खेड़ा आपका, दीपक झा आपका, और विनोद मिश्रा आपका। लेकिन साथ साथ ये भी जोड़ूंगा, जैसा कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म पर किसी एक व्यक्ति की ठेकेदारी नहीं हो सकती। ये सच है कि किसी एक व्यक्ति की ठेकेदारी नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी प्रश्न, कोई टॉम डिक एंड हैरी आकर उस पर प्रश्न उठा ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी किसी की भी हो सकती है, ठेकेदारी जो भी चाहे वो ले ले, लेकिन कम से कम इस तरह से अनर्गल बातें हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, या फॉर दैट मैटर किसी भी धर्म के बारे में उठाना ठीक नहीं है। अब बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की। यूपी में आज से शुरू हुआ है विधानसभा का मॉनसून सत्र, और 5 दिनों का यह सत्र होगा। बेहद महत्वपूर्ण यह सत्र बताया जा रहा है। मॉनसून सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, और ये अनुपूरक बजट भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए प्रयागराज कुंभ पर्यटन स्थल बसों की खरीद के लिए राशि जो है वो जारी की जाएगी। सत्र में कई अध्यादेश और सूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो 1 दर्जन से ज्यादा अध्यादेश या कानून लाने की बात कही जा रही है। योगी के मॉनसून सत्र को सुचारू रखने के लिए जनप्रतिनिधियों से उन्होंने दोनों पक्षों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से अपील की है। सरकार जनता के लिए सभी मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, ये सीएम योगी ने सदन की शुरुआत में कहा है। प्रदेश के विकास में सत्ता व विपक्ष के सदस्यों का योगदान मिले, इस बात की उन्होंने अपेक्षा की है। यूपी देश की उभरती अर्थव्यवस्था की राह पर अग्रसर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है। सीएम योगी की अपील को दरकिनार कर विपक्ष ने सदन में शुरुआत में हंगामा किया।
और हाथों में पोस्टर लेकर सपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। लेकिन विधानसभा उसके बाद सुचारू रूप से चली और विधानसभा सत्र के मद्देनजर यूपी की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, जो राजनीति है वो जारी है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव जब सेंटर में आए हैं सांसद बनकर, लेकिन इसे लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी को सिर्फ पीडीए का वोट चाहिए, नहीं दिया है पीडीए को सम्मान, ये कहना है मायावती का। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले तो इस सदन के इस जो ये सत्र है इसके महत्व के बारे में बताइए। 5 दिन का महज ये सत्र है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है और राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। कई चेहरे बदल गए हैं और कई नए चेहरे भी आए हैं। जी बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण है ये मानसून सत्र विधानमंडल का। और विधानसभा में हमने देखा जिस तरीके से आज कार्रवाई चली, कहीं ना कहीं जो सर्वदलीय बैठक कल की गई थी उसमें जो तमाम सारे जो विषय तय किए गए थे उन्हीं के आधार पर चला। शुरुआत में विपक्ष की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन आज विपक्ष की तरफ से एक मुद्दा आया, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पर पानी नहीं बरसा है, सूखे और बिजली की समस्या है, उस पर सदन में चर्चा भी की गई और बिजली मंत्री ने उसका विस्तार से जवाब भी दिया। ये मानसून सत्र इसलिए इन महीनों में भी खास हो जाता है कि इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक अनुपूरक बजट के साथ पास होंगे, जिनमें से SCR स्टेट राजधानी क्षेत्र जो बनाने की बात कही गई है, इसके साथ साथ यहाँ के लिए प्राधिकरण की अलग से व्यवस्था किए जाने का विधेयक है। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित विधेयक है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यादेश के रूप में लागू किया था। इस अध्यादेश को यहाँ पास हो जाने के बाद एक कानून बन जाएगा जिससे प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो भी अगर नकल करता हुआ या कराता हुआ पाया जाएगा उस पर तो उसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा इसका प्रावधान होगा। लेकिन इन सबके बीच निखिल विकास, थोड़ी सी सियासत की बात, जिस तरह से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, मायावती हमलावर है उस पर, किस तरह से देखते हैं इस सियासत को? जी बिल्कुल, ये सियासत की ही बात है। जब अखिलेश यादव यहाँ से लोकसभा जाने का तय कर लिया, उसके बाद से कयास चल रहे थे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष होगा कौन। काफी लोगों का मानना था कि शायद इस बार शिवपाल को जगह मिल जाए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव इस बार भी शायद उनके हाथ निराशा लगी है और माता प्रसाद पांडे को चुना गया है। इस पर कई सवाल उठाए गए हैं, खासतौर से मायावती ने हमलावर हैं और मायावती को होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पीडीए की बात की है, कहा है कि अखिलेश यादव जो पीडीए की बात हर जगह करते हैं वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ उनका वोट लेना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ देना उनको होता है तो देते वो उन लोगों को नहीं है। मायावती के लिए ये बात लाजमी तब बन जाती है जब उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक भूमि खत्म होती नजर आ रही है। ठीक है विकास, आपकी बात आ गई और निश्चित तौर पर ये जो सियासत है ये गर्म है। अगले कुछ हफ्तों तक ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत का और इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।